हमें स्कूलों में यह पढ़ाया गया है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पश्चिम से आया है। हमें यह बताया जाता है कि मॉडर्न इंजीनियरिंग और हाइड्रोलिक सिस्टम यूरोप की देन है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जिस तकनीक को हम आज मॉडर्न कहते हैं, जैसे पनामा कैनल का लॉक गेट सिस्टम, उसका ब्लूप्रिंट भारत की जमीन पर 4500 साल पहले ही तैयार कर लिया गया था। गुजरात के भाल क्षेत्र में जमीन के नीचे दबी एक ऐसी सभ्यता मिली है जिसके इंजीनियरों ने खुद की सबसे बड़ी ताकत को कंट्रोल कर लिया था, जिसे हम ज्वार भाटा कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे लोथल की। यह सिर्फ एक प्राचीन शहर नहीं, यह एक क्राइम सीन है। दशकों तक पश्चिमी विद्वानों ने कहा है कि यह कोई डॉकयार्ड नहीं, यह सिर्फ एक पानी का तालाब है। लेकिन 2024 की एक नई सैटेलाइट स्टडी और आईएनओ की एक माइक्रोस्कोपिक खोज ने इसे पूरी तरह से पलट कर रख दिया। आज के वीडियो में हम लोथल के ईंट और पत्थर को नहीं बल्कि उसके डाटा को डिकोड करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे भारत 4500 साल पहले दुनिया का ग्लोबल हब था। चलिए समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक लॉजिक की बात करते हैं। अगर आप आज लोथल की लोकेशन को गूगल मैप पर देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यह जगह समुद्र तट के करीब 19 किलोमीटर से 20 किलोमीटर दूर है। दिमाग में यह पहला सवाल आता है कि रेगिस्तान में बंदरगाह कौन बनाता है? क्या हमारे पूर्वज बेवकूफ थे, हम कुछ मिस कर रहे हैं? या यहीं पर ज्योग्राफी को समझना हमें बहुत आवश्यक है। भूगोल कभी इंस्टेंट नहीं है। वैज्ञानिकों के डाटा बताते हैं कि होलोकेन एरा पिछले 11700 साल में समुद्र का स्तर आज जैसा नहीं था। उस समय कच्छ के रण क्षेत्र में कोई रेगिस्तान नहीं बल्कि अरब सागर का एक हिस्सा था जहां नावें चलती। लोथल एक मुहाने पे स्थित था, वो जगह जहां नदियां समुद्र से मिलती हैं। लेकिन सबूत क्या है? सबूत मिला बिल्कुल हाल ही में, अगस्त सितंबर 2024 में आईआईटी गांधीनगर के शोधकर्ताओं ने सैटेलाइट इमेज और डिजिटल एलिवेशन का इस्तेमाल करके जमीन के नीचे का एक्सरे किया। उन्हें क्या मिला? यह सबूत बहुत चौंकाने वाला है। उन्होंने पाया कि भगवा नदी, जो साबरमती नदी की सहायक नदी है, जो आज लोथल से 20 किलोमीटर दूर बहती है, हड़प्पा काल में लोथल के ठीक बगल से पश्चिम और उत्तरी हिस्से से बहती थी। इस स्टडी ने लोथल के आसपास 140 से भी अधिक पुराने नदी मार्गों की पहचान की। इसका मतलब है कि लोथल सूखा हुआ मैदान नहीं बल्कि जल मार्गों का एक विशाल नेटवर्क था। यह वो सुपर हाईवे था जो लोथल को सीधे धोलावीरा और कच्छ के रण क्षेत्र से जोड़ता था। तो ज्योग्राफी वाला पजल तो सॉल्व हो चुका, लोकेशन परफेक्ट थी। अब आते हैं उस स्ट्रक्चर पर जिसे देखकर दुनिया के वर्ल्ड टेक्चरिस्ट अपना सर खुजलाने लगते हैं। साल 1954 डॉक्टर एस.आर. राव और उनकी टीम गुजरात में खुदाई कर रही थी और उन्हें शहर के पूर्व हिस्से में ईंटों का एक विशाल बेसिन मिला। जरा इसके डायमेंशन को देखिए। लंबाई 215 मीटर, चौड़ाई 37 मीटर और क्षेत्रफल 7700 वर्ग मीटर, यानी 2 फुटबॉल मैदानों से भी बड़ा। डॉक्टर राव ने जैसे ही इसके वर्टिकल वॉल और इनलेट चैनल को देखा, उन्होंने ऐलान कर दिया कि यह दुनिया का सबसे पुराना डॉकयार्ड है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पश्चिमी विद्वानों ने इसे मानने से इनकार कर दिया और लॉरेंस स्किन और ग्रेगरी पोसेल जैसे पुरातत्ववेदों ने कहा कि नहीं, यह कोई डॉकयार्ड नहीं हो सकता। उनके आर्गुमेंट सुनने लायक थे। यह शायद खेती के लिए सिंचाई का तालाब था। लोथल के लोग इसका पानी पीते होंगे, इसमें जहाज कैसे तैर सकता है? यह डिबेट सालों तक चलती रही, डॉकयार्ड वर्सेस टैंक। लेकिन विज्ञान भावनाओं पर नहीं, एविडेंस पर चलता है। इस बात को हमेशा के लिए खत्म किया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी। गोवा के वैज्ञानिक ने आईएनओ के डॉक्टर राजीव निगम ने एक बहुत ही स्मार्ट तरीका अपनाया। उन्होंने सोचा कि अगर यहाँ कभी समुद्र का पानी आता था तो समुद्र अपने निशान जरूर छोड़ेगा। उन्होंने डॉकयार्ड की मिट्टी का विश्लेषण किया और उन्हें यहाँ फार्मेनिफेरा मिले। यह नाम याद रखिएगा, फार्मेनिफेरा एक सूक्ष्म जीव है। इसकी खासियत यह है कि यह सिर्फ खारे पानी में जीवित रहता है। अगर यह मीठे पानी का तालाब होता तो फार्मेनिफेरा का वहां मिलना असंभव था। साथ ही उन्हें मिट्टी में जिप्सम के क्रिस्टल मिले, जो तब बनते हैं जब समुद्र का पानी भाप बनकर उठता है। यह गेम ओवर मूवमेंट था। विज्ञान ने साबित कर दिया कि यह संरचना नियमित रूप से समुद्र के पानी से भरती थी। यह सिंचाई का कोई तालाब नहीं बल्कि एक टीडल डॉकयार्ड है। सबसे बड़ा सवाल यह था कि यह कैसे काम करता है। दोस्तों, लोथल की इंजीनियरिंग को समझने के लिए आपको हाइड्रोलिक सिस्टम का छात्र होना जरूरी नहीं है, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस की आवश्यकता है। खंभात की खाड़ी में दुनिया के ऊंचे टाइड आते हैं, पानी का लेवल कई मीटर ऊपर उठ जाता है, फिर तेजी से नीचे गिरता है। लोथल के इंजीनियरों ने इसी समस्या को अपना हथियार बना लिया। डॉकयार्ड के उत्तरी हिस्से में एक 12 मीटर चौड़ा इनलेट था। उन्होंने इसे ऐसे एंगल पर बनाया था जब हाई टाइड आए तो जहाज पानी के बहाव के साथ बिना किसी मेहनत के डॉकयार्ड के अंदर आ जाए। यह टीडल एनर्जी का सबसे प्राचीनतम उपयोग था। लेकिन असली जादू तब होता था जब टाइड वापस चला जाता था। अगर पानी निकल गया तो जहाज कीचड़ में फंस जाएगा और टूट जाएगा। इसे रोकने के लिए उन्होंने दक्षिण दीवार में एक लॉक गेट सिस्टम लगाया। पुरातत्ववेदों का कहना है कि दीवारों पर ईंटों में वर्टिकल ग्रोव मिले थे। एक्सपर्ट का मानना है कि वहां एक बड़ा लकड़ी का स्लाइडिंग दरवाजा लगाया गया था
जहाज अंदर आए, लकड़ी का गेट गिरा दिया गया, बाहर का पानी समुद्र में वापस लौट गया, लेकिन डॉक के अंदर का पानी का लेवल मेंटेन रहा, जहाज आराम से तैरते रहे। यह वही सिद्धांत है जिस पर आज पनामा कैनाल तथा लंदन के डॉक काम करते हैं। सोचिए, 4500 साल पहले बिना किसी बिजली, बिना हाइड्रोलिक पंप के उन्होंने एक सिस्टम तैयार कर लिया था। इंजीनियर यह भी जानते थे कि मानसून में साबरमती नदी में बाढ़ आ सकती है, अगर पानी ज्यादा भर जाएगा तो दीवारें टूट सकती हैं। इसीलिए उन्होंने दक्षिणी दीवार में एक स्लीपवे बनाया था। यह एक ऑटोमेटिक सिस्टम था, अगर पानी एक लेवल से ऊपर जा गया तो वह अपने आप बाहर निकल जाता था। और एक छोटी सी डिटेल जो लोग अक्सर मिस कर देते हैं, ईंटें, हड़प्पा के लोग आमतौर पर कच्ची ईंटें इस्तेमाल करते थे, लेकिन लोथल के नहीं। उन्हें पता था कि खारा पानी कच्ची ईंटों को गला देगा, इसीलिए उन्होंने लाखों ईंटों को भट्टी में पकाया और उन्होंने ईंटों की जुड़ाई में हेडर और स्टेजर पैटर्न यूज किए ताकि दीवारें इतनी मजबूत बने कि हजारों टन पानी का दबाव वो झेल सके। आज 4000 साल बाद भी वो दीवारें खड़ी हैं, जो उनकी क्वालिटी का सबूत देती हैं। लोथल सिर्फ एक जहाजों का पार्किंग नहीं, यह एक इकोनॉमी पावर हाउस था। इसे आप आज के जमाने का सिंगापुर या दुबई कह सकते हैं। डॉक के पश्चिम तट पर एक विशाल वेयर हाउस था। यह 3.5 मीटर के ऊंचे पोडियम पर बना था ताकि बाढ़ से सामान खराब ना हो। इस गोदाम का डिजाइन बहुत ही साइंटिफिक था। इसमें ईंटों के 64 चौकोर ब्लॉक थे, जिसके बीच में हवा आने जाने के रास्ते थे। यह क्रॉस वेंटिलेशन इसीलिए था ताकि बोरे में रखा अनाज या कपास नमी से सड़े ना। यहाँ से व्यापार कहाँ होता? इसका जवाब मिलता है एक छोटी सी पत्थर की मुहर पे, द पर्शियन गल्फ सील। लोथल में एक बटन के आकार की मुहर मिली जिस पर 2 हिरण और एक ड्रैगन बना है। यह मुहर हड़प्पा की नहीं है, यह बहरीन और फारस की खाड़ी की मुहर है। इसका लोथल में मिलना यह साबित करता है कि विदेशों से व्यापारी यहाँ आते थे। यह लोथल का माल सीधे इराक और ओमान तक जाता था। लोथल में क्या एक्सपोर्ट होता था? सीलिंग के पीछे कपड़े के निशान मिले हैं, कंघी और बक्से। यह लोथल की स्पेशलिटी है। यहाँ के लाल पत्थर के मनके मेसोपोटामिया के राजाओं के खजाने में मिले हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह बनता है कि क्या हमारे पूर्वजों के पास कंपास था या हड़प्पा के नाविक सिर्फ अंदाजे से समुद्र पार करते थे? शायद नहीं। लोथल की खुदाई में सीप से बना एक छोटा सा गोला यंत्र मिला है जिसमें 8 से 12 खांचे कटे हुए हैं। प्रसिद्ध पुरातत्वविद एस.आर. राव का मानना है दुनिया का सबसे पुराना कंपास जिसके जरिए 45 अंश, 90 अंश और 180 अंश के कोण को नापा जा सकता था। यानी जब दुनिया को दिशाओं का ज्ञान नहीं था तो लोथल के नागरिक सितारों और इस यंत्र की मदद से मेसोपोटामिया तक का रास्ता नाप रहे थे। लेकिन इस गोदाम का अंत बहुत ही दर्दनाक था। खुदाई में यहाँ भारी मात्रा में राख और जली हुई लकड़ी मिली है। ऐसा लगता है कि एक भीषण आग ने गोदाम को नष्ट कर दिया था, लेकिन उस आग ने अनजाने में इतिहास को सुरक्षित कर दिया। यहाँ रखी गीली मिट्टी की सीलिंग आग में पककर टेराकोटा की तरह सख्त हो चुकी थी। इस सीलिंग पर रस्सियों और चटाई के निशान आज भी देखे जा सकते हैं और उनकी पैकेजिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बताती है। इतनी उन्नत तकनीक और इतना बड़ा व्यापार, फिर यह सब नष्ट कैसे हुआ? क्या किसी विदेशी आक्रमणकारी ने इसे नष्ट कर दिया? नहीं, लोथल का कातिल कोई इंसान नहीं बल्कि क्लाइमेट चेंज था। रेडियो कार्बन डेटिंग बताती है कि लगभग 1900 ईसा पूर्व में एक प्रलयकारी बाढ़ आई थी। इस बाढ़ ने सिर्फ शहर को ही नहीं डुबाया बल्कि इसने साबरमती नदी का रास्ता भी बदल दिया। नदी जो डॉकयार्ड की जीवन रेखा थी वो शहर से दूर खिसक गई। पानी के बिना डॉकयार्ड बेकार हो गया, उसमें गाद भर गए, व्यापार ठप पड़ गया। जो शहर कभी दुनिया के बाजारों में अपने मन के और कपड़े बेचता था वो धीरे धीरे एक छोटे से गांव में सिमट कर रह गया। इसमें विद्वानों ने डीऑर्गेनाइजेशन कहा है। दोस्तों, लोथल के खंडहर हमें 2 बहुत ही बड़ी बातें सिखाते हैं कि पहली, हमें अपने अतीत को कमतर आंकना बंद करना होगा। 4500 साल पहले जब दुनिया की बाकी सभ्यताएं अभी उठना सीख रही थी, हमारे पूर्वज ज्वारभाटा की कॉम्प्लेक्स साइंस को मास्टर कर चुके थे। उन्होंने ऐसी ईंटें बनाई जो आज तक पानी में गली नहीं। और दूसरी सीख सस्टेनेबिलिटी। लोथल के इंजीनियरों ने पानी को कंट्रोल कर लिया, लेकिन जब प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया तो सबसे बड़ी इंजीनियरिंग भी छोटी पड़ गई। नदी के रास्ते बदलने से पूरी सभ्यता मिट गई। आज जब हम बड़े बड़े बांध और प्रोजेक्ट बनाते हैं तो लोथल हमें याद दिलाता है कि हम प्रकृति के मालिक नहीं, उसके हिस्सेदार हैं। यह डॉकयार्ड सिर्फ भारत का नहीं बल्कि पूरी मानवता की इंजीनियरिंग का विरासत है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या लोथल को ग्लोबल पहचान मिली है जिसका वो हकदार था? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह डीप डाइव और रिसर्च
पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि इतिहास रखने के लिए नहीं, समझने के लिए होती है। मैं हूं ऋषभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सप्तम जी। जय हिंद। हमें इस पूरे ड्यू डाइट का सारांश इस छोटे से कहावत में मिल जाता है। नदियां मुड़ती हैं, रास्ते बदलते हैं और बस्तियां वीरान हो गई। कुदरत के एक इशारे पर बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग बेजान हो गई। मगर लोथल के ये खंडहर आज भी एक सबक सिखाते हैं कि इमारतें गिरती हैं साहब, हुनर और विरासत कभी नहीं मरते।